आ जाओ, बैठो फटाफट तेजी से। मिनिमाइज कहां से होगा ये? ओके, मोड, टीचिंग मोड, ठीक है। देखो आज का टारगेट क्या है? कल चैप्टर ये एंड हो जाएगा यार। आज तो एसी खोलो सारे के सारे। ऑन है सारे? ऑन कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सफोकेशन है आज, है ना, बहुत ज्यादा ही है। तो जितना हो एसी एसी पंखे खोल लो। बेटा ये भी खोल लो यार, आज कर लो, ठीक है, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा है। कर दें स्टार्ट? एकदम साइलेंट, बस बस बस, अब हो गया जो हो गया, ठीक है, एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, एकदम जरा जाओ। कुछ पूछना है? कल हमने लास्ट कहां पर खत्म किया था ये बताओ। क्या? जोर से बोल। कंडक्शन खत्म हो गया, एक नोटेबल पॉइंट रह गया है कंडक्शन के अंदर, है ना। आर्टिफिशियल पेसमेकर वाली एक लाइन है मुझे ऐड करानी होती है। सुनो, एक क्वेश्चन तो बनता है, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट में सबसे लार्जेस्ट नोडल टिश्यू कौन सा होता है? मैं एक बार क्विकली करा देता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग कल कहां से की थी? ऐसा नोड ना, ना उससे ही पहले कहां से की थी? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में कोई डाउट होगा नहीं, चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, एट्रिया स्मॉल होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं, ठीक है। दोनों एट्रियल के बीच में सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम, याद आया? ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल के बीच में होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कोई डाउट? समझ गया? आगे आगे ना। फिर याद रखने वाली ये बात है कि कौन से थिक होते हैं, कौन से थिन होते हैं, और कौन से फाइब्रस होते हैं, कौन से मस्कुलर होते हैं। बीच में एक मस्कुलर लाइन होती है दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बिल्कुल नीचे तक जाकर के, तो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, वो दोनों के दोनों मस्कुलर हैं। पहली बात तो दिमाग में ये रहेगा, ठीक है। हाँ, एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व को होल्ड करने के लिए, वॉल्व को होल्ड करने के लिए लाइन होती है, वो भाई उसमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, वॉल्व को होल्ड करना है, और स्ट्रेंथ मसल से नहीं आएगी, स्ट्रेंथ किससे आएगी? फाइबर। तो ये दिमाग में आ गया कि ये वाली लाइन हमेशा फाइब्रस होगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाली स्ट्रेट लाइन है जो, वो मस्कुलर होगी। अब दिमाग में ये रखना कौन सी थिन होगी कौन सी थिक होगी। भाई जो एट्रिया के अंदर है, एट्रिया के अंदर है, थिन होगी। वेंट्रिकल का स्ट्रेट लाइन हो फाइब्रस वाला, यस, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये दोनों की दोनों कैसी होंगी? थिक होंगी, क्योंकि वेंट्रिकल में प्रेशर होता है। कोई डाउट? तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा आपको, याद रहेगा ये, यही याद रखने वाली बात थी, बाद बाकी का सिंपल है। अगर आपसे वॉल्व की पूछते हैं, सुपीरियर वेना केवा में वॉल्व, इंफीरियर वेना केवा में वॉल्व होता है भाई, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा में यूस्टेशियन वॉल्व होता है, ये याद रखना है, ठीक है। पर वो हार्ट का वॉल्व ना होकर के इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व है। क्लियर? बिल्कुल। अगर आपसे हार्ट के वॉल्व की बात पूछते हैं तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जिनको क्या बोलेंगे? एवी वॉल्व। एक ही बात है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या एवी वॉल्व। समझ गए ना मेरी बात? और इनमें कस्प होते हैं, ट्राई और बाई, सो इट इज आल्सो कॉल्ड कस्पिड वॉल्व। क्लियर? बिल्कुल। जिसमें एक ट्राइकस्पिड होगा और लेफ्ट साइड बाइकस्पिड होगा, जिसको मिट्रल वॉल भी बोलेंगे। जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम मिट्रल वॉल भी बोलेंगे, ये याद रखने वाली बात है। हाँ, अगर आपसे वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में पूछेगा, वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में, तो वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व, वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व, जो क्या होते हैं? सेमी ल्यूनर, सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर मतलब मून शेप, हाफ मून शेप स्ट्रक्चर होता है। कोई डाउट यहां तक? एकदम क्लियर है ना? ठीक है। फाइनली हमने बात की थी कॉर्डिया टेंडनी, इट इज अ कोलेजन फाइबर। मैंने बताया था वॉल्व को पेपिलरी मसल से जोड़ने का काम करते हैं। अगर आपसे कहा जाए राइट साइड के कॉर्डिया टेंडनी ब्रेक कर देते हैं, मान लो काट दिए, तोड़ दिए, ब्रेक हो गए, तो बताओ किस आर्टरी के अंदर कार्डियक या स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, या वो ब्लड जो निकलता है वो कम हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट साइड के कट कर देंगे तो एओर्टा। याद रहेगा ये वाली बात? बहुत सही, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि वॉल्व बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर, मतलब ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वही होल्ड करने का काम करते हैं। मैंने दरवाजे का एग्जांपल लेके भी बताया था, याद आया?
हाँ चलो बहुत बढ़िया। फिर फाइनली हम इसके बाद आ गए थे, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर में तो मेन यही, ये याद रखने वाली बात यही थी, याद रहेगी आपको। स्ट्रक्चर के बाद में आ गया था वॉल और वॉल्व, ठीक है। वॉल समझ में आ गया। वॉल में ध्यान रखना है, एक सबसे अंदर की लेयर होगी सिंपल, उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई, क्या बोलोगे उसको? एंडो एंडोथीलियम। और जो मिडिल की लेयर होगी मायो, सॉरी एंडोथीलियम बोल गया, ठीक है, एंडोकार्डियम। थीलियम मतलब लेयर और कार्डिया मतलब हार्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है। अंदर की लेयर एंडोकार्डियम, मिडिल लेयर मायो, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स होती है कार्डियम, और बाहर वाली पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में भी सब लेयर्स होते हैं, मैंने बताया था। सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई पैराइटल पेरिकार्डियम, फिर बीच में गैप होगा, उसमें लिक्विड भरा होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो अंदर की साइड में होगी विसरल पेरिकार्डियम, इस पे याद रहेगा आपको। तो पेरिकार्डियम के सब डिवीजन हो गए, ठीक है, यहां तक क्लियर था। फिर कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट पे आ गए थे। इसके बाद कंडक्शन की बात करते हैं तो मैंने बताया था भाई हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक होता है या मायोजेनिक होता है। और मायोजेनिक क्या मतलब? सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है इसके पास। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी के लिए इसके पास मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? नोडल टिश्यू, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, नोडल टिश्यू, कोई डाउट? अब नोडल टिश्यू की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर। अगर मैं एसए नोड की बात करता हूं तो उसकी पोजीशन समझ में आ रही है, कहां है? अपर अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एवी नोड की लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बहुत बढ़िया। अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी की बात करता हूं, इनके पोटेंशियल की बात करता हूं, समझना मेरी बात, तो इनको जो पोटेंशियल जनरेट करने का कैपेसिटी है वो तो बहुत ज्यादा है। पर एनसीईआरटी जेन्युइन कैपेसिटी लिखती है जिससे वो काम करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है 70 से 75 इंपल्स पर मिनट। क्लियर बिल्कुल, क्योंकि उसी से वो काम करते हैं। क्लियर बिल्कुल। फिर फाइनली आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एवी नोड की कंडक्टिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 60 से 65। ऐसे ही आपसे पूछा जाए बंडल ऑफ इसकी पोजीशन क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो आगे जाकर के दो पार्ट में बाइफरकेट हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट। क्लियर है बिल्कुल। एनसीईआरटी से ऐसे लाना है। और जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल वॉल में एंटर कर जाते हैं और खुल जाते हैं, खुलते क्या बोलोगे उसको? पुरकिंजे फाइबर। क्लियर बिल्कुल। इसलिए बंडल ऑफ इसको आप एक नाम और दे सकते हो, दो नाम दे सकते हो, क्योंकि आगे पुरकिंजे फाइबर में खुल रहे हैं, मतलब बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, या एवी से बन रहे हैं, एवी बंडल। नहीं आई क्या? एवी बंडल भी बोल सकते हो, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर भी बोल सकते हो। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? अब आगे मुझे एक नोटेबल पॉइंट लिखाना था, एक हेडिंग लिखो, वो लिखो नोटेबल पॉइंट, ठीक है। अच्छा रेगुलेशन से पहले है, एक नोटेबल पॉइंट लिख लो, उसी में कंटिन्यू कर लो। अच्छा एक इसको ब्लैक कर लेते हैं। भाई यहां ये वाली जो गर्मी है ना, ये खतरनाक है, मतलब इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। चलो ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहां पर? नोटेबल पॉइंट। अगर मैं नोटेबल पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है, तो आपसे पूछेगा सबसे लार्जेस्ट नोडल टिश्यू कौन सा होता है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, तो एस ए नोड। तो मैं यहां जो भी बात करने वाला हूं अभी एस ए नोड की बात करने वाला हूं, एस ए नोड। तो इट इज अ लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, भाई लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, ये क्वेश्चन बनेगा। नोडल टिश्यू है, ठीक है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नोडल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट? एस ए नोड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर rhythmicity of heart।
ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा वो अच्छा एक वो भी, चलो वो वैगसनर में लिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है, कह सकते हो, लिखाई देता हूं। इट कैन जनरेट लगभग 100 इम्पल्स पर मिनट। भाई 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकता है, ठीक है, पर करता नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे होता है, वैगस नर्व। नए बच्चों को बताऊंगा अभी डायग्राम बना करके, तो एक लाइन लिखा दी है, इट कैन जनरेट, ठीक है, लगभग 100 इम्पल्स पर मिनट बट प्रोड्यूस ओनली 70 to 75 impulse per minute ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट। इसको डायग्राम से समझाऊंगा पूरा। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वैगस नर्व, वैगस नर्व ये मैं समझाऊंगा अलग से अगली वाली पेज पे, लिखा दिया लाइन। एक बस पॉइंट और लिखना, कंडीशन लिख दे रहा हूं मैं, इफ एस ए नोड नॉन फंक्शनल, ठीक है, तो हार्ट बिकम एरिथमिक। हार्ट बीट become arrhythmic। इन केस में, इन दिस केस आप क्या यूज करोगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, क्योंकि हार्ट एरिथमिक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पेसमेकर काम नहीं कर रहा है, तो रिदमिक भाई बंद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी कैपेसिटी है, पर कोई कहीं ज्यादा इंपल्स जाएंगे, कहीं कहीं इंपल्स जाएंगे, कहीं और कहीं कहीं कम जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। किसी की 60 से 65, किसी की 40 से 45, किसी की 20 से 25, पर प्रॉपरली यूनिफॉर्मली ये कंडक्शन नहीं होगा। इसकी वजह से हार्ट कैसा हो जाएगा, एरिथमिक हो जाएगा। तो उसकी रिदमिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पेसमेकर। तो पेसमेकर खराब हो गया तो क्या करना होगा, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ेगा, बस हाई पोटेंशियल वाला, उसको हम यहां कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कनेक्ट करके पूरे हार्ट के अंदर रिदमिसिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लेविकल बोन के नीचे उसको इम्प्लांट करते हैं, जरा सी चाइनीज बैटरी आती है, उस बैटरी को जहां इम्प्लांट कर दिया जाता है, उसके वायर को, ठीक है, सब क्लेवियन वेन के थ्रू, आप समझ रहे हो, सब क्लेवियन वेन के थ्रू उठा करके डाल दिया जाता है। बहुत सारे ऑर्गन चाइनीज यूज हो रहे हैं, पता है आपको, सरकारी अस्पतालों में खास तौर से, प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं, पर आप में अगर पेइंग कैपेसिटी है तो आप चीजें हम ले सकते हो बड़े ब्रांड की। सेम वही चीज चल रही है, जो कपड़े पहनते हैं ना ब्रांडेड और देसी, वो यहाँ भी बहुत चल रहा है। मेडिसिन के जो साल्ट हैं बड़ी फॉर्म में, जो बड़े लेवल पे आते हैं ना, जैसे कोई मेडिसिन बन रही है तो उसके जैसे जो मेन सॉल्ट होते हैं वो थोक में आते हैं, समझ रहे हो, वो सब चाइनीज चाइना सप्लाई हो रही है, मतलब बुरी तरह से हो रही है, वो सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन के अंदर यूज होते हैं, बुरी गलत नहीं है, ठीक है, पर वो मतलब जेनरिक खुल के बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो खुल के यूज नहीं कर रहे हैं, अंदर से यूज कर रहे हैं। बड़े वाले ब्रांड 1 रुपए के 100 रुपए ले रहे हैं, जेनरिक वाले 1 रुपए का 1 रुपए ले रहा है, 1.25 रुपए ले रहा है बस, ठीक है क्या। हाँ, जेनरिक्स, अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो जेनरिक मेडिसिन थोड़ी अवॉइड कर दिया करो, सीवियर प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम के लिए जेनरिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या बेटा, देखो साल्ट का खेल है कुछ कुछ, ठीक है, जेनरिक की ऑथेंटिसिटी, अब जेनरिक बहुत टाइप के हैं, जेनरिक का मतलब है भाई मैंने भी जेनरिक की दुकान खोल ली, अपनी फैक्ट्री डाल ली छोटी सी, ठीक है, मैं बना के दे रहा हूँ, सेम सॉल्ट है, पर मेरी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है,
हो सकता है मुझ जैसे बहुत सारे लोगों जो बहुत ऑथेंटिक काम कर रहे हो, पर सिप्ला का ब्रांड लगा हुआ है, समझ ठप्पा लगा हुआ है, तो एक बार को सीरियस प्रॉब्लम है तो सिप्ला यूज कर लो, मैनकाइंड यूज कर लो, मतलब अच्छा ब्रांड यूज कर लो। नॉर्मल केस में जेनरिक ठीक है, नॉर्मल केस में ये मैं हमेशा सबसे ही कहता हूं कि अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा चीजें अवॉइड करो। जेनरिक तो सब जेनरिक की दुकानें अलग खुली हुई हैं, आयुष्मान वाला भी जो कंसेप्ट है जेनरिक ही है, वहां भी ब्रांड थोड़े रखते हैं वो लोग, जेनरिक रखते हैं अपना, उनका ब्रांड ही बना लिया उन्होंने तो अपना, आयुष्मान वालों ने। वो क्या किस नाम से आता है वो, जन औषधि के नाम से, हाँ गलत नहीं है, ठीक है। वो उन कंपनियों से टाई अप कर लिए, छोटी छोटी जो होती हैं, जो लघु उद्योग कहते हैं ना, आप समझ रहे हो ना, जैसे हिमाचल में चले जाओगे तो छोटी छोटी घर में ही कंपनियां खुली हुई हैं ड्रग्स की, ठीक है। तो वो उन साल्ट को बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, बना कर दे रहे हैं, ठीक है। सस्ते में पड़ रहा है क्योंकि वो एड पर खर्चा नहीं कर रहे, तमाम चीजें नहीं कर रहे, ठीक है, सस्ते में दे रहे हैं, इनको तो सस्ती चीजें चाहिए, गवर्नमेंट को तो सस्ती चीजें वो दे रहे हैं, उनको भी भाई लघु उद्योग को भी फायदा हो रहा है, ठीक है, रोजगार भी बढ़ रहा है, तो मतलब उनका कंसेप्ट अलग है, समझ में आ गया ना। पर मैक्सिमम साल्ट और मैक्सिमम चीजें चाइना क्या सस्ते में प्रोवाइड कराता है, इसलिए जो मैं बैटरी की बात कर रहा हूं ना, ठीक है, तो वो चाइनीज बैटरी मतलब जो मुझे बताई गई है इसकी रेट बहुत सस्ती होती है, जिसके लाखों रुपए ले लेते हैं लोग, आप समझ रहे हो, बहुत सस्ती होती है, तुम्हारी कल्पना से परे, मतलब कुछ हजार में 2 ढाई 3 हजार ऐसे की बैटरी आती है, ठीक है। वो सारा खेल टेक्नोलॉजी का है, उसको डाल करके ये समझ रहे हो ना, अटैच करने का कॉस्ट उसकी नहीं है। आपका वो सारा बैटरी खराब होगी तो क्या होगा, हाँ थोड़ी ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, ऐसी बात नहीं है, बाद में उसको फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है, समझ रहे हो। पर कई लोगों को देखा होगा कि ओल्ड एज में अगर बैटरी लगती है, ठीक है, और किसी की अगर डेथ हो जाती है तो बैटरी हटाने पड़ती है, तब उसको बर्न किया जाता है, उसमें एक्सप्लोजन भी होते हैं कुछ, ठीक है। पुराने टाइम पे कुछ चीजें ऐसी हुई थी, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है इसके लिए, पता होना चाहिए बैटरी यहाँ इम्प्लांट की है आपने क्लाविकल बोन के नीचे, तो थोड़ा उसको हटाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो कुछ ऐसी अच्छी बैटरी भी आ गई है इस समय, आजकल अब तो लिथियम का जमाना आ गया है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुई है उस चीज के अंदर, तो अब खराब होने वाली कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, पर हाँ एक जमाने में लिथियम नहीं थी तो खराब होती थी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, अरे ओरिजिनल ही है सब ये, समझ रहे हो तो लगवानी है क्या, तू डॉक्टर बन जाएगा, तू भी ढूंढेगा सस्ता कहाँ मिल रहा है, पेशेंट से तो, समझ रहे हो ना, समझ में आ गया, हाँ बस वही है, सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है आज के डेट में मेडिकल फील्ड, ठीक है, मतलब खतरनाक हो चुका, डर जाओगे, मतलब डर लगता है नाम सुन करके। क्या एजुकेशन में, जैसे मैंने एक वीडियो डाला तो बच्चे लिखते हैं ना, एजुकेशन बन चुका है बिजनेस। अब सोचो, अगर जो चीज 1.5 लाख की मिल रही थी, 2 लाख की मिल रही थी, मोनोपोली थी, वो चीज अगर 2000 3000 की आ गई है तो उसको बिजनेस बोलोगे। मैं कॉमन सी बात बताऊं, पहले सिर्फ वही लोग पढ़ पाते थे जो वास्तव में पैसे वाले होते थे, ठीक है भाई, एलिन आकाश ये चीजें हर कोई नहीं, दम नहीं, मैं नहीं कर पाया था, मैं किसी की क्या बताऊं, मेरी भी ख्वाहिश थी कि बड़े किसी ब्रांड में पढ़ूं, घर में पढ़ कर देसी एक बार एग्जाम दिया, उठाकर किसी ने बीएससी एमएससी पीएचडी इस लाइन में निकल गए हम लोग, तो इतना दिमाग भी नहीं लगाया था ना, इतना पता था बहुत महंगे कोर्स हैं, ये हर कोई नहीं करता। तो आज की डेट में भाई मैं इतना जानता हूं, मैं इतने लोग सेलेक्टेड बच्चों से मिला हूं जो कहीं ना कहीं बहुत 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 लोअर पे है, तुम कल्पना से परे, घर भी नहीं है उनके पास, आप समझ रहे हो, फिर भी पढ़ ले रहे हैं, पर मोबाइल आज के पास सबके पास है, ठीक है, मोबाइल सबके पास है, बिल्कुल घर नहीं है, आप झोपड़ी में भी रह रहे हो मोबाइल होगा, तो उसका यूज कर रहे हैं, तो चीजें मैं छोड़ो, यहाँ तो छोड़ो, मैं कश्मीर में मिलकर आया ऐसे ऐसे बच्चों से, ऐसी ऐसी जगह पे जो मतलब सोच नहीं सकते हो यार, जहां तुम्हें जंगल दिख रहा है वहां झुग्गी झोपड़ी में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, तो आप बिजनेस बना, पर ऐसा बिजनेस अगर प्रोग्रेस करता है तो बढ़िया है यार, ऐसा बिजनेस जिसमें सबकी पॉकेट पर लोड नहीं पड़ रहा, बढ़िया है यार, ठीक है। कहां बिजनेस नहीं है, मेडिकल फील्ड तो काट रहा है यार, ऑर्गन निकाल निकाल के बेच रहा है। मैं उस बच्चे से पूछूं कि बेटा तू बता, ठीक है, अगर एजुकेशन बिजनेस है, तो अगर मेडिकल फील्ड में ऐसा बिजनेस आ जाए कि एक गरीब आदमी भी अपना ट्रीटमेंट करा पाए, तो मैं चाहूंगा ऐसा बिजनेस आए, ठीक है, ऐसा तुम लेके आओ ना, तुम रेवोल्यूशन लेके आओ, तुम ऐसा, तुम सस्ते में चीजें लेकर के आओ, सस्ते में चीजें प्रोवाइड कराओ, सस्ते में सर्जरी प्रोवाइड कराओ, सस्ते में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओ, ठीक है, पर नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं कि मैं चीजों से गुजर रहा हूं इस समय, ठीक है, जैसे अपना मदर वाला केस है, तो मैं गुजर रहा हूं कि लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं, उसमें समझ में आ रहा है कि एक गरीब आदमी कैसे ट्रीटमेंट करा पाएगा। जब एम्स पहुंचा तो एम्स में इतनी भीड़ लगी थी, स्पीकर से हो रहा है, तो मैंने जब मैं मुझसे उन्होंने कहा कि सर मतलब ये इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है,
6 मंथ बाद इसका नंबर आएगा ट्रीटमेंट का, वो भी ये वाला हाई टेक्नोलॉजी यहाँ है नहीं। तो ठीक है, तो मुझे पता जा रहा है ये फिर मैं गरीब, ये लोग फिर कैसे करते होंगे। ठीक है, जिंदा रह गए तो कर लेंगे, मर गए तो मर गए। और भाई मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, स्थिति इतनी खराब है इंडिया के अंदर मेडिकल की। मैं तो चाहता हूं ऐसा बिजनेस आए, ऐसा बिजनेस आए कि मतलब तुम लोग ला सकते हो भाई, ठीक है, वो तुम ही रेवोल्यूशन ला सकते हो। कुछ ऐसा करो ना कि चीजें सस्ती में लेकर के आओ, ये गरीब आदमी इलाज करा पाए पूरा का पूरा। सीट एकदम नहीं बढ़ेगा, सीट के लिए सरकार को कॉलेज खुलने पड़ते हैं। एक कॉलेज का खर्चा पता कितना आता है, और सरकारी कॉलेज में गवर्नमेंट खर्च करती है, मिलता नहीं है उसको। आप समझ रहे हो, 5,000 रुपए फीस होती है, ठीक है, और प्राइवेट में वही करोड़ों में जाता है मामला। ठीक है, तो तभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, थोड़ा सा सेमी गवर्नमेंट की तरफ जा रही है। आधी फीस थोड़ी कम हो जाए, पर थोड़ा वो बियर करें, थोड़ा हम बियर करें, चीजें हो, नंबर सीट बढ़े, वो धीरे धीरे प्रोसेस होगी। तो खाली कॉलेज खोल दिए जाए मेडिकल के और उसमें फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंटेशन ना हो तो तुम ही गाली दोगे। ठीक है, तो खाली बिल्डिंग खोलने से थोड़ी ना काम चलेगा, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, उसमें फैसिलिटी चाहिए, उसमें समझ मटेरियल सप्लाई चाहिए, तब जाकर कॉलेज खुलते हैं। मेडिकल का काम मतलब कॉलेज एकदम इतना आसान नहीं है। ठीक है, और फिर जो पैसा देके जाता है उसको लगता है कि मैं 5 साल में करोड़पति हो जाऊं, 5 साल में अपना हॉस्पिटल खोल लूं, तो वो समझ रहा, उल्टी से काम करना चालू कर देता है चीजें। मैं जब जिस हॉस्पिटल में गया था तो मैंने कहा कि आपने यार मुझे इतना कॉस्ट बताया था, सर्जरी के बाद कॉस्ट 4 गुना कैसे हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सर आपको पता होना चाहिए इट इज अ कॉर्पोरेट। नहीं समझ में, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं इट इज अ कॉर्पोरेट। ठीक है, यहां तो बिल, ठीक है, आपके पास या तो समझ रहे हो गवर्नमेंट पैनल होना चाहिए या इंश्योरेंस होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं है पैसे की। आपको 10 रुपए बोल रहे हैं, आपसे 1,000 रुपए का बिल बना सकते हैं मल्टीपल टाइम, वो तो आपको सोचना चाहिए ना। इट इज अ कॉर्पोरेट, क्योंकि वो अब मेडिकल फील्ड नहीं बचा, वो कॉर्पोरेट हो गया है। समझ में आया, तो एक्चुअल में उस लेवल पर कोई बोलता नहीं है। टीचिंग लेवल पे क्या है, ठीक है, छोटा लेवल है, समझ, बच्चे भी कोई बच्चे ही हैं, अननोन बच्चे, नॉलेज ही नहीं है उनको एक्चुअल में रियलिटी क्या है, डार्कनेस क्या है पीछे की, वो बाद में समझेंगे। जब उनको डार्कनेस समझ में आएगी तो मुंह बंद हो जाएंगे उनके। उन्हें ऐसा बिजनेस अगर सबको फायदा दे रहा है, ऐसा बिजनेस अगर मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा रहा है, ऐसा बिजनेस जो उन क्षेत्रों में, बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है, कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है, वहां एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, जब मैं पहुंचा स्टार्टिंग में, जब मैं लॉकडाउन की बात है, तो वहां ये नेट नहीं था, बंद थी सब चीजें। बच्चा जो मैं ऑफलाइन पढ़ाने गया था वहां पर, तो बच्चों ने मुझे भगवान समझ लिया कि भगवान आ गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, सर इतना अच्छा कंटेंट यहाँ तो कोई कश्मीर में पढ़ाता ही नहीं है, सर जाना मत, कुछ भी करना सर यहाँ से मत जाना, नहीं तो मतलब समझ रहे ना। तो मैं समझ में आया कि यार वास्तव में एक अच्छे कंटेंट की जरूरत है। तभी मैं कभी कभी थोड़ा सा पहले मैं इमोशनली ले गया था, यार एजुकेशन बिजनेस बनती जा रही है, बन रही है, क्या चीज बिजनेस नहीं बन रही ये बताओ मुझे, क्या चीज बिजनेस नहीं बन रही। अगर ऐसा बिजनेस जो बच्चे को ग्रोथ दे, ऐसा बिजनेस जो एक आम बच्चे को वहां तक पहुंचाए, तो यार समझ सही है ना बाबा साहब। यहां तक कोई, ठीक है, तो कोई ऐसा अगर लिखे मैसेज तो अपोज कर दिया करो, कभी कभी 2-4 उसकी कमेंट कर दिया करो, भाई तू लिख कैसे रहा है। ठीक है, और पैसे मैं बताऊं, ऑनलाइन की दुनिया आर्टिफिशियल दुनिया है। यहां तक कोई डाउट है? 2 क्वेश्चन बनेंगे, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू कौन सा है, कर लोगे? रिदमिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कर लोगे? ठीक है, अब मैंने बताया ऐसे नोड की कैपेसिटी कितनी है, 100, पर करता कितना है। अब वो रेगुलेशन में बताता हूं, रेगुलेशन में बताता हूं इस चीज को। ठीक है, क्या जी, हाँ वेगस वही रेगुलेशन बताता हूं। मान लो भाई, ध्यान रखना, ब्रेन के अंदर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, कहां होता है, ब्रेन में। भाई ब्रेन में, मैं याद हो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम करा के चुका हूं, ऐसा कौन सा ब्रेन का ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को रेगुलेट करता है। एक ही दिमाग में, एक ही दिमाग में आना चाहिए, एमओ। कौन आना चाहिए, एमओ, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा। आई बेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा आप जानते हो ये जुड़ा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। किससे जुड़ा होगा, एएनएस, एएनएस, अरे या नहीं बोल रहा हूं मैं, एएनएस बोल रहा हूं, या एएनएस, एएनएस का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अबे सा कहां से आ गया यहां पर, हिस्स में करना ये, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कितने ब्रांच होते हैं, 2, बस कितने ब्रांच होते हैं, 2, सिंपैथेटिक और देखो, अगर जिंदगी लंबी जीनी है, 100 साल पहुंचानी है स्वस्थ रह करके, करड़ के नहीं, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम पर अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट रखो, मैक्सिमम टाइम पर।
अपने ब्रेन के पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम टाइम पर पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट रखो। समझ रहे हो ना? अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट रखो। समझ में आई नहीं आई? पर तुम करते क्या हो? सिम्पै को एक्टिवेट रखते हो कि एग्जाम आ गया, टेंशन नहीं आया क्या सर, ये हो गया टेंशन, खाना नहीं मिल रहा है टेंशन, एंजाइटी। तो तुम जब जो इंसान टेंशन और एंजाइटी में रहता है उसका सिंपैथेटिक मोस्टली टाइम एक्टिवेट रहता है। सिंपैथेटिक मोस्टली टाइम आपके ऑर्गन के लिए मतलब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर काम करता है, यानी आपकी बॉडी इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में, और बॉडी जब भी अनफेवरेबल कंडीशन में होगी आपकी एज रिड्यूस होगी, आपके ब्रेन की कैपेसिटी घटेगी, आपके न्यूरॉन का डिजनरेशन होगा, आपके कार्डिक मसल्स का डिजनरेशन होगा, ठीक है, और जो में रिपेयर नहीं होता। इसलिए ठीक है, हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्ट्रोक या जो भी कुछ आ रहे हैं, अर्ली एज पर इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आप एंजाइटी में हो, आप टेंशन ले रहे हो छोटी छोटी चीजों के लिए। एंजॉय करो यार, नहीं आया क्या? एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हो मॉल के अंदर, समझ रहे हो? एंजॉय का मतलब है आप टेंशन मत लो, अपने टारगेट को बनाओ और पूरे शिद्दत से टारगेट पे लगो अपने, ठीक है, पर टेंशन लेके मत लगो। और तुम देखो तुम्हारा माइंड का परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। समझ, उसको कहते हैं टॉपिक को एंजॉय करो यार, ठीक है। जैसे एएनएस पढ़ रहे हैं, अब एएनएस के अंदर कितने सिस्टम है? सिंपे और पैरा। जब भी नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा पैरा, तो दो कंडीशन आएंगी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इधर तो आ जाएगा पैरा, पैरा पैरासिम्पैथेटिक, और इधर आ जाएगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, इस सैटरडे को प्रोग्राम नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे को होगा, ठीक है। कुछ हाँ मतलब ऑडिटोरियम वगैरह कुछ हैं, दिक्कतें आ रही हैं चीजें, ठीक है। तो टेस्ट तुम्हारा जैसे था वैसे ही रहेगा, अपनी कमर कस के रखना। कब था तुम्हारा टेस्ट? संडे को था? है? अच्छा, पेपर नहीं बना होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक मतलब यह है कि इस सैटरडे को कोई वो नहीं है, समझ। टेस्ट का मैसेज आ गया होगा, टेस्ट का पेपर नहीं बना होगा अभी मुझे लग रहा है। हाँ, अरे उसका पेपर बनता है प्रॉपर। अब आ जाओ, पैरासिम्पैथेटिक की बात करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर एक नर्व आती है, जानते हो कौन सी नर्व होती है? पैरासिम्पैथेटिक में कौन सी नर्व आती है? वेगस, वेगस नर्व। और सिंपैथेटिक में कौन सी नर्व आएगी? एक्सेलरेटरी नर्व। एक्सेलरेटरी नर्व। नर्व का नाम याद रखो, ना रखो चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने नर्व का नाम शायद वेगस का दिया होगा, क्योंकि वेगस वो सारे चैप्टर में दे रही है, सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए वेगस ही है मेनली, ठीक है। अब नर्व है और हार्ट के ऊपर क्या रिलीज करती है ये? जैसे मानो ये हार्ट है, ठीक है, यही दिखा देता हूं मैं। यहां पर क्या होता है हार्ट में? पेस मेकर। अब पेस मेकर रेगुलेट कैसे होता है? देखना, चालू और बंद नहीं होगा। ये वेगस नर्व अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, ये एक्सेलरेटरी नर्व अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, किसके ऊपर? जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी अपने वाले, ठीक है, क्या रिलीज करती है बताता हूं, ये अलग तरीके से काम करेगा। जब ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी तो ये अलग तरीके से काम करेगा, समझ रहे ना मेरी बात? ये अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, एक्सेलरेटरी नर्व और वेगस नर्व। जैसे गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है, जानते हो? एक्सेलरेटर क्या काम करता है? गाड़ी को भगाता है, ठीक है। तो अब ये गाड़ी है, इसको भगाना है, तेज कर कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो क्या करना होगा? एक्सेलरेटरी नर्व। तो एक्सेलरेटरी नर्व कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। नहीं आया क्या? मतलब इमरजेंसी में तेज कर देने वाला। अगर शेर तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है तो हार्ट बीट बढ़ेगी घटेगी? तो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एक चीज जरूर किया करो, कहां गई? एक चीज जरूर किया करो, जैसे कोई तुझे लाइन समझ में ना आए, ठीक है, एरो बनाया हमने, ठीक है, एरो इसलिए शॉर्ट नोट्स हैं ये, और तू इन पड़ोसियों में बने दोस्त बैठे ना, दोस्त हैं कोई तेरे? हाँ, तो इन दोस्तों को यूज करो, क्या दोस्त भी ऐसे ही है? हैं? हाँ, तो जैसे कई बच्चे होते हैं, ऐसे इसने मुझे बताया था
कल कई बच्चे होते हैं सर आपने एरो बना दिया, अभी तो समझ में आ गया, 4 दिन बाद हम भूल जाएंगे जी एरो क्या बता रहा है। ऐसे कोई है क्या ऐसा? तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव रहो ना, क्योंकि मैं सब चीजें लिखना चालू कर दूंगा तो ये नोट्स नोट्स नहीं रहेंगे, फिर किताब बन जाएगी। अब किताब तो समझ रहे हो, फिर फायदा क्या है, फिर तो तुम्हें मॉड्यूल मिल रहा है। अब इतना है, तुम चाहो छोटी छोटी चीजें लिख लिया करो, ठीक है, ये रिलीज कर रहा है, या जाकर के नोट्स अपने बनाते हो उनमें 1-2 लाइन ऐड कर लो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कि मुझे कैसे समझ में आ सकता है, 1 लाइन ऐड कर लेता हूं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये क्या होते हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड में भी होते हैं, ठीक है, वो भी सेम वही है। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? हार्ट बीट रेट। जबकि वैगस नर्व क्या रिलीज करेगी? क्या रिलीज करेगी? एसिटाइल कोलिन। ये क्या काम करेगा? एसिटाइल कोलिन डिक्रीज करेगा हार्ट बीट रेट। अगर मैं आपसे कहूं इस वैगस नर्व को कट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कट, तो ये इनहिबिटरी हार्मोन निकलेंगे, और ये इनहिबिटरी हार्मोन हर समय, मैंने अभी अभी एक लाइन लिखाई थी, ठीक है, कितना कर सकता है? 100 इम्पल्स पर मिनट, पर कितना करता है? 70 to 75, ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वैगस नर्व। क्योंकि वैगस नर्व हर समय अपने एसिटाइल कोलिन को रिलीज करके रखती है उसके ऊपर हर समय, कि भाई तू तेज मत होइयो। जैसे तुम्हारे पास गाड़ी है, मैं अक्सर गाड़ी का एग्जांपल लेता हूँ, कार का। कार में एक तो पैर वाले ब्रेक होते हैं, एक हैंड ब्रेक होते हैं, जानते हो ना। अब मैंने, मेरी गाड़ी की स्पीड एक ही है, जब भी मैं चालू करूंगा 100 की स्पीड से चलेगी, ऑप्शन नहीं है, नहीं है, चलेगी इतनी। पर मैं नहीं चाहता एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, उसका हैंड ब्रेक खींचा और बीच में सरिया डाल दिया, पेच लगा के कस दिया, अभी नीचे नहीं जाएगा। और फिर गाड़ी की स्पीड देखी मैंने, अब 70 से 75 हो गई, ठीक है, क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक उसकी स्पीड बढ़ने नहीं देगा। अब हमेशा फिक्स कर दिया मैंने, इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 70 से 75, 70 to 75 इंपल्स पर मिनट। कोई डाउट? मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं इस हैंड ब्रेक को उखाड़ दूं, तोड़ दूं, तो मेरी गाड़ी की स्पीड पहले से बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी भाई, इनहिबिटरी इफेक्ट लगा हुआ था उसका, अब वो बंद हो गया तो स्पीड तो बढ़ेगी पहले से। अरे हाँ या ना? तुम समझ रहे हो ना सारी बात? पक्का? चलो, तो इसलिए मैंने वो लाइन लिख दी है, ड्यू टू इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वैगस नर्व। यहां मैंने दिखा दिया एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है, जो हार्ट बीट रेट को कम करने का काम करता है। अब कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये हो गया रेगुलेशन, पूरा एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म। एक मैं एडिशनल लिखा देता हूं उसके अंदर, हार्मोनल रेगुलेशन में लिखाता ही हूं, क्योंकि मैं जब ग्लैंड पढ़ाता हूं तो वहां भी डाल देता हूं, ठीक है। अगर हम आपसे करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, अगर मैं हार्मोनल रेगुलेशन की बात करता हूं, सुनो मेरी बात, अगर मैं हार्मोनल रेगुलेशन की बात करता हूं, तो हमारे पास एक ग्लैंड होती है एड्रीनल ग्लैंड, जानते हो ना, इमरजेंसी में काम करती है, पता है ना। आपने 10th का एग्जाम दिया था भाई सर, तभी तो पहुंचे हैं यहाँ पर मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, मतलब सीरियस होकर के एग्जाम की बात कर रहा हूं। एक बच्चे ने लॉकडाउन के अंदर कहा सर ऐसे ही मिल गए मार्क्स, तो ठीक है, बिना पढ़े, ठीक है, ऐसे ही हो गया। ऐसे ही हुआ था क्या? वास्तव में यस सर बोल रहे हो? पढ़ के कितने बच्चों ने दिया था वास्तव में सीरियसली? वह 10th का एग्जाम दिए थे, कहां सोए रहे थे हो क्या? क्या दिए थे 10th का एग्जाम? च्युइंगम तुम ही खा रहे हो क्या? च्युइंगम कौन खा रहा तुम में से? सही बता। देखो, मैं, मुझे नहीं पता, मुझे पता कोई चिंगम खा रहा है। जब मैंने इतनी बात बोली तो उसने कहा क्या दिए थे, मतलब इसे पता ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इसका ब्लड इस समय ब्रेन में नहीं जा रहा। जब आप पढ़ाई, अरे इट इज अ रियलिटी भाई, जब आप खाना खा लो, पढ़ने बैठ जाओ, नींद आ जाएगी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई कहां लग जाती है? डाइजेशन के अंदर। ब्रेन में सप्लाई रुक जाती है तो आपको नींद आ जाती है। आप पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर और च्युइंगम चबा रहे हो, तो ब्लड की सप्लाई कहां जा रही होगी? जो मसल्स के अंदर, कंटिन्यू जो मसल्स के अंदर, उसके उसके च्युइंग के लिए और उसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ब्रेन में जब जाएंगे तो थोड़ी देर में क्या पूछेगा, वो क्या चल रहा था भाई? पूरी क्लास हो गई, अरे भाई आज टॉपिक क्या हुआ? सर आज क्या पढ़ाए थे? सर ये तो आप पढ़ाए नहीं थे, है ना।
सर आप आए भी थे, नहीं आए थे? ये सच्चाई है भाई, समझ रहे हो ना? मुझे च्युइंगम से नफरत नहीं है, च्युइंगम मैं भी खा लेता हूँ, उस पर समय समय पर किस समय खानी है, ठीक है? मैं ड्राइविंग करते वक्त खा लेता हूँ, और जब नींद आ रही हो ड्राइविंग करते वक्त च्युइंगम खा लूंगा मैं, ठीक है? थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो, मेरे जॉ मसल चले, सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़े, जॉ मसल पे बढ़ जाए, ठीक है, नींद ना आए, समझ रहे हो ना? पर समय को देखो बस, और कुछ नहीं है। अब आपसे कहा जाए, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। आप समझ रहे हो? कौन सी ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी के ऊपर क्या लगी हुई है? एड्रिनल के मिड में क्या नजर आ रहा है? मिड वाला पार्ट, क्या बोलते हैं इसको? एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेडुला। जो मेडुला होता है ये रिलीज करता है इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है? आपका क्वेश्चन एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन तो आपने उससे पहले भी लिखाया था सर, यहां से भी निकलता है, यस, समझ रहे हो ना? सिंपैथेटिक से एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, और एड्रिनल ग्लैंड से भी एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है। तभी तो मैंने बोला कि जो ड्रग्स होती हैं लाइक एम्फेटामिन, जानते हो क्या? और एम्फेटामिन तो जानते हो, इट इज अ सुपरमैन ड्रग आजकल। हाँ, मतलब जैसे आपको पूरी क्लास को पछाड़ना हो फाइट में, तो बस अभी रुक, अभी आता हूँ कमरे के अंदर, जाओगे खोलोगे और बस, ठीक है, खाओगे या इंजेक्शन लगाओगे, अब आ जा भाई कौन है, एक को यूं फेंका, एक को वो फेंका, इधर फेंका इधर फेंका, तो तुम्हें लगेगा वो तेरी, इसमें कौन सी आत्मा आ गई इसमें? हाँ, बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है? पर उसका असर कुछ देर तक रहेगा, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद तुम्हारी हालत नॉर्मल से भी खराब हो जाएगी, नॉर्मल से, नॉर्मल जो थे ना उससे भी खराब हो जाएगी, कि एक पिद्दी सा, समझ रहे हो ना, सूखा पहलवान में आके फूंक मार के तुम्हें गिरा देगा, रियलिटी है। और फिर धीरे धीरे, जैसे मोबाइल की तुम्हें एडिक्शन हो गया ना मोबाइल का, कि घर पे जाते ही यार थक गए यार, थोड़ा सा उठा लिया जाए यार, ठीक है, अब रेस्ट करते हैं, और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नहीं आएगा, रील पर रील, रील पर रील, वो 2 घंटे निकल गए, नहीं आया क्या? नहीं, इट इज एडिक्शन, क्योंकि आपको क्या आ रहा है भाई? डोपामाइन रिलीज हो रहा है, और डोपामाइन मजा दे रहा है, ठीक है? फिर धीरे धीरे डोपामाइन, जैसे जब तुम्हें उस ड्रग की आदत लगेगी तो क्या होगा? डोपामाइन रिलीज होगा, और डोपामाइन आपको बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। तो इट इज अ डेंजरस, आप समझ रहे हो? तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं, मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारे मोबाइल की एंट्री ना करने दूं, नहीं चल रहा है मेरा बस। अब तुम यंग जनरेशन के बच्चे हो यार, अब क्या बताऊं, ठीक है? हाँ, आ जाओ, आ जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है? अभी चला, अभी एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लिख लो पहले तो। तभी कह रहा हूं वो ड्रग दो जगह काम करती हैं, वही बता रहा था मैं, एक तो किडनी पे काम करती है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और एक सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करती हैं। उनमें से किसी एक पे काम करेंगे, कई ड्रग ऐसी होती हैं दोनों पर इफेक्ट करती हैं, वो और खतरनाक होती हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? दोनों पर इफेक्ट करती हैं, यानी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन का लेवल बढ़ा देती हैं। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है। इसके लेवल को क्या कर देंगी? इंक्रीज कर देंगे। इसकी वजह से भाई ये इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेटरी रेट, आपका हार्ट रेट इंक्रीज, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी ऐसे किसके अंदर, कोई डाउट? हाँ, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, क्यों निकल वहीं से रहा है, ठीक है? पर एक्चुअल में है एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, ठीक है? अच्छा, एक ग्लैंड और की, एक की और बात कर रहा हूं मैं, थायराइड। देखा होगा जो जितना छोटा होता है उसका बीएमआर उतना ज्यादा होता है, एज के बढ़ने के साथ साथ बीएमआर घटता है, आप जानते हो ना? छोटा बच्चा देखो खूब भूख लगती है, खूब खाता है, उसको सब पचा लेता है, सब पचा लेता है, पर तुम लोग उतना नहीं बचा पाओगे, जितना वो एक्टिव होता है तुम उतना एक्टिव नहीं हो पाओगे, नहीं हर समय एक्टिव एक्टिव एक्टिव, तुम मतलब 1 घंटे में ही गिर जाओगे, समझ रहे हो?
और तुम्हारी बाद हालत हमारी खराब होगी हमारी एज पर आकर के, और हमारे बाद जो 50 से ऊपर निकल गए उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीएमआर घटेगा, ठीक है। यानी बीएमआर जिसका जितना ज्यादा होता है उसका हार्ट रेट उतना ज्यादा होता है, ब्रीदिंग रेट उतना ज्यादा होता है। यानी ये सब किससे जुड़े हुए हैं? बीएमआर से। बीएमआर किससे जुड़ा हुआ है भाई? थायराइड के हार्मोन से। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। आप समझ रहे हो? तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है थायरोक्सिन, रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है? इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट रेट। कोई डाउट? बस दो हार्मोन लिख लो। वैसे तो आयनिक इफेक्ट भी होता है, जैसे पोटेशियम आयन किसी को दे दिया जाए, ठीक है, पोटेशियम आयन किसी को दे दिया जाए तो पोटेशियम आयन देने पर हार्ट बीट रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पोटेशियम आयन घटाएगा। कौन बढ़ा रहा था? बढ़ा मत बेटा। कल समझाया भी था कि अगर हार्ट की सर्जरी करनी हो तो हार्ट की मसल्स में क्या इंजेक्ट कर देंगे? पोटेशियम आयन। नहीं आया क्या? हार्ट रुक गया, चीर फाड़ कर लो जो करनी है। अब फिर हार्ट चालू करना है तो क्या करेंगे? हाई पोटेंशियल वोल्टेज, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक शॉक दे, झटका दिया। क्योंकि जैसे तुम जैसे घर की एक बैटरी होती है, जैसे कार की बैटरी समझ लो, कार की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई। अब तुम घर पर नॉर्मल इन्वर्टर से चार्ज नहीं कर पाओगे उसको। अब क्या करोगे? उसको ले आकर के लेने पड़ेगा। उनके पास क्या मशीन होती है हाई पोटेंशियल वाली, उससे चार्ज करते हैं स्टार्टिंग में। एक बार थोड़ी चार्ज हो जाए फिर तुम अपने घर वाले इन्वर्टर या जो भी होता है उसे चार्ज कर पाओगे। ऐसे एक बार हट बंद हो जाए फिर हाई पोटेंशियल शॉक देना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो चालू होगा। एक बार चालू हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं आया? हाँ हाँ बेटा, उस समय आर्टिफिशियल सिस्टम से पास करके तो सर्जरी करनी पड़ती है ना। कई कई सर्जरी सीवियर सर्जरी होती है, उसमें रोका जाता है। नॉर्मल सर्जरी में हार्ट बीट रेट रोकी नहीं जाती। छोटी मोटी सर्जरी तो कर दी जाती है जहां तक समझ लो पॉसिबल है, क्योंकि हार्ट बीट रोकना भी डेंजरस है। पर हार्ट इतनी बुरी स्थिति में आ चुका है, मतलब पूरी ही सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है, या बाईपास करना पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करना है तो आपको एक आर्टिफिशियल मशीन से पहले बॉडी को वो बाईपास करना होगा, जो पंपिंग करती रहेगी, बाद में जाकर के उसको रिप्लेस कर दो। हाँ बेटा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दो सेम हार्मोन है, इनके रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, सेम काम करते हैं, रिसेप्टर अलग अलग है, इनके स्ट्रक्चर में अंतर है। हाँ, डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक से नहीं 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 नहीं, अब तो मैं एक्चुअली डेथ डेथ का कंसेप्ट नहीं बताऊंगा अभी तसल्ली से, जब उसमें आएंगे, उसमें थोड़ा जेनेटिक्स में आऊंगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है तो अंदर एक मैकेनिज्म चलती है, एपोप्टोसिस, कल बताया भी था मैंने शायद, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म चालू हो चुकी है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। वो धीरे 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 प्रोटियोसोम को एक्टिवेट करते हैं और धीरे धीरे बॉडी अंदर से गायब होना चालू हो जाती है। जब किसी डेड बॉडी को गाड़ देते हो तो इसकी आपकी गट के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म है पहले गट को खाना चालू करते हैं, गट वाला पार्ट गायब होता है, धीरे धीरे बॉडी अंदर से खत्म होना चालू हो जाती है। मतलब वो मैकेनिज्म चालू हो जाने के बाद फिर इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हार्ट साउंड नहीं आया क्या? धक 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 नहीं आया क्या? कितनी साउंड होती हैं? देखो 4 होती हैं, पर प्रोमिनेंट साउंड की बात करती है एनसीईआरटी। मेन साउंड कौन सी हैं? तो लब डब, ल डब। लब का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, पिच कम होती है। डब की पिच ज्यादा होती है पर ड्यूरेशन कम होता है। जैसे लब डब, लब डब, ड्यूरेशन कम है ना, पर पिच ज्यादा है। अब जब ड्यूरेशन ज्यादा होगा पिच कम होगी, लब डब। नहीं आया क्या? ऐसे ही होता है एक्चुअल में, ड्यूरेशन कम और पिच ज्यादा। जैसे ये क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं बना, अभी तक नहीं बना, पर बनेगा। बताओ इनमें से किस किस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? अभी तक नहीं बना ये, और मेरा दिल कर रहा है ये बनेगा। अगर कोई भी अकल वाला हुआ तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। ईसीजी की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, हार्ट साउंड की, एनसीईआरटी की बात लाने बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, सॉरी इसकी
हर्ट साउंड की एनसीईआरटी में दे रखा है। ऐसे ही स्पायरोमीटर, बिल्कुल सही, स्पायरोग्राम बनता है, उसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। एनसीईआरटी ने तीनों के केस में क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस लिखी है। अगर मैं पूछ लूं किसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं होती, तो चौथा उसमें एग्जांपल और डाल दूंगा मैं। समझ रहे हो? 3 होती है, 1 नहीं होती, बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया? आया नहीं आया? ऑल ऑफ दिस नहीं हो गया? कौन है ऑल ऑफ दिस वाला? गधा, 1 नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस 3 है, उसमें थोड़ी ना होते हैं, 4 होते हैं। तो नहीं होगा ढूंढूंगा ना, तो 3 होगा तो मैं पता होना चाहिए, चौथा नहीं होगा ढूंढना है। जो चारों अभी एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो 3 ही मिलेंगे। हाँ, समझ में आया नहीं आया? यहां पे कोई डाउट? अरे ऑप्शन चौथा बाहर होगा भाई, 3 तो एनसीईआरटी से होंगे, उससे बोनस नहीं मिलेगा आपको। जो एनसीईआरटी है वो ढूंढ रहे हैं, जो नहीं है यार यही होगा फिर तो। ठीक है। ड्यूरिंग इच कार्डिक साइकिल टू प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट साउंड की बात चल रही है भाई। ऐसे तो 4 साउंड पढ़ाते थे हम 2 साउंड और पढ़ाते थे, पता है आपको? पहले पुराने नोट्सों में मिलेंगे आपको 4 साउंड। फिर एनसीईआरटी को फॉलो किया, तब से 2 प्रोमिनेंट साउंड की बात करते हैं। ठीक है, जो किससे आप सुन सकते हो? जो आपका ड्रीम है। किस किस का ड्रीम है? नहीं है, इतना इतना ड्रीम है बस? अरे है सर, बिल्कुल। मैं सच कह रहा हूं, तुम जैसा सोचोगे ना वैसा होगा। सपनों को ऐसे लेकर के आओ, आंखों के सामने दिखने चाहिए आंखें खोल करके, और ऐसा सोचोगे ना तो होगा। बिल्कुल है, ठीक है। चलो ठीक है, दिल से आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, गर्दन में जब स्टेथोस्कोप होता है तो बात ही अलग होती है यार। ठीक है, मतलब तुम कुछ भी पहने हो और गले पे तुम्हारे स्टेथोस्कोप पड़ा हुआ है ना, तो पुलिस वाला भी तुम्हें पूरा रिस्पेक्ट देगा। समझ रहे हो? मतलब कहीं दंगे भी हो रहे होंगे ना, दंगों में भी तुम्हें पूरा रिस्पेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर किसी जाति उसको नहीं मानता, उसके लिए पेशेंट पेशेंट है। समझ रहे हो? उसको तो वो ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं, बहुत मतलब अपने में एक बहुत मतलब। और अगला क्वेश्चन ये मैं बनाऊंगा, किसी न किसी टेस्ट में डालूंगा, आउट कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने दिया नहीं है आज तक, मतलब नीट ईट कहीं नहीं आया, किसी टेस्ट में भी नहीं देखा मैंने, सीरीज सीरीज में टेस्ट नहीं। तो मैं वो चीजें ढूंढ रहा हूँ ना जो अभी तक कहीं नहीं पूछी गई हैं, उनको मैं नोट कॉन्टेंट नोट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा और तुम्हें दूंगा वो मैं। ठीक है, अब मैं 2 प्रोमिनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कितनी प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट साउंड, नॉर्मल साउंड नहीं, प्रोमिनेंट साउंड कितनी है बेटा? 2। ये छोटा सा ग्राफ खींच लेना। अच्छा, साउंड देखो, पहली साउंड पिच कम होगी पर ड्यूरेशन। दूसरी साउंड की पिच पर ड्यूरेशन। फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड। देखो, टेलीग्राम ग्रुप पर एक्टिव है ना? ठीक है, मैं कुछ होमवर्क तुम्हें देना चालू करने की सोच रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ तैयारी कर रहा हूँ। वो मैं जो तुम्हें दूंगा, जिन दिनों मैं यहाँ नहीं होऊंगा 4-5 दिन, उन दिनों के अंदर वो होमवर्क यार करके लाना। मैं आऊंगा तो पहले मैं होमवर्क चेक करूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, एक टारगेट दे रहा हूँ तुम्हें कि वो तुम्हें करना ही है। ठीक है, मैं तरुण सर से भी बोल रहा हूँ कि वो भी मतलब जब नहीं होंगे तो वो टारगेट दे देंगे कि उन दिनों में तुम्हें वो काम करना ही है। समझ रहे हो? थोड़ा सा इतना करते जाना साथ साथ, मतलब मान लेना बात थोड़ी सी। बहुत तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पर हम कह सकते हैं तुम कर लोगे तो बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, जो जो हम कहते हैं बस तुम करते जाना, थोड़ा सा पेन होगा पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली साउंड को क्या बोलते हैं? एल यू। दूसरी साउंड को क्या बोलेंगे? डी यू। एक एक्सिस में हम क्या दिखा रहे हैं? पिच। दूसरी एक्सिस में हम क्या दिखा रहे हैं? ड्यूरेशन। पहली साउंड की पिच आपके समझ में आ रही है? ज्यादा है, कम? ड्यूरेशन
अरे कम। हाँ, यहां पर ध्यान से देखो, पिच क्या है यहाँ सेकंड साउंड की, ड्यूरेशन, कोई डाउट? अब ये तो मैंने ग्राफ बना दिया, आपसे पूछा जाए साउंड कब प्रोड्यूस होती है, वॉल के खुलने पर या बंद होने पर? ऑलवेज, जब भी जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो पता है, नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए, दरवाजा खोलते हैं कोई आवाज आई, कोई आवाज आई, अब बंद करेंगे, अब पता ना साउंड प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, आया? अब इस समय साउंड आई, नो साउंड, अब आप ही बताना अब क्या होगा तेजी से, क्यों आ रही है साउंड? अब बंद नहीं हो रहा, टकरा रहा है, चौखट से पल्ला टकरा रहा है, दो पल्ले होते खुलते साउंड, या दोनों पल्ले बंद होते हैं साउंड, समझ में आया? यानी साउंड तभी आएगी जब पल्ला टकराएगा, आई या नहीं आई? अब जब भी कंफ्यूजन नहीं, तभी पढ़ाई करो एकदम कंसेप्चुअल, जब हाई प्रेशर में बैठे हो उस समय अगर कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा तो समझ लो आपने जेन्युइनली पढ़ाई की है प्रेशर के अंदर, ठीक है? प्रेशर का खेल है सारा का सारा, ठीक है? अभी तो सब चीजें समझ में मजा आता है, समझ में आती है, प्रेशर में समझ में आए तो है, तो जब भी ऐसा प्रेशर आए तो पल्ला बंद होगा तभी आवाज आएगी, पल्ला खुलेगा तो कोई आवाज नहीं आएगी, वॉल्व खुलेगा कोई आवाज नहीं आएगी, बॉल बंद होंगे तो आवाज आएगी। एक बात क्लियर हो गया? ठीक है, पहली साउंड आती है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से, दूसरी साउंड आती है सेमील्यूनर वॉल्व के बंद होने की वजह से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पक्का? अब एक क्वेश्चन और आता है, सिस्टोलिक साउंड और डायस्टोलिक साउंड, यानी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साउंड और डायलेशन की वजह से साउंड। समझना मेरी बात, अगर मैं आपसे कहूं एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल का मतलब देसी भाषा में समझ लो सिकुड़ना, सिस्टोल सिकुड़ना, ऐसे याद रहेगा, डायस्टोल डायलेट होना, या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, कोई साउंड आएगी? क्योंकि सिस्टोल होने से कोई वॉल्व बंद ही नहीं होता, समझ रहे हो? सिस्टोल होने से तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं, उधर सेमील्यूनर तब खुलेंगे जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, समझ में आया? तो एट्रियल सिस्टोल से कोई साउंड नहीं आती। एट्रियल डायस्टोल से क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल से भी ये खुलेंगे और ऊपर वाले भी खुलेंगे, यानी एट्रियल डायस्टोल से भी कोई साउंड नहीं आती, यानी एट्रिया का साउंड के अंदर कोई रोल नहीं है। अब सारा खेल वेंट्रिकल का है, किसका है? वेंट्रिकल। अब समझना, मान लो ये फोर्थ चैम्बर वाला हार्ट है, ऊपर वाले एट्रिया है, नीचे वाले वेंट्रिकल है, समझना। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? प्रेशर बढ़ेगा, तुरंत ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होंगे खुलेंगे, सेमिनुलर वॉल्व खुलेंगे, प्रेशर के खुलेंगे, समझ रहे हो? यानी पहली साउंड जो आती है ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल्व या ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, सो इट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड। समझ रहे हो ना बेटा? क्या बोलेंगे इसको? वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड। पहली साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक साउंड ड्यू टू, क्यों जनरेट हो रही है? ठीक है, जनरेट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। आई या नहीं आई? पक्का? चलो बहुत सही, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब मैं अगर डिफरेंस करके लिखाऊं, अच्छा एक चीज बता दूं, अब वेंट्रिकल सिस्टोल कर गए, अब वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद क्या करेंगे? करेंगे ना डायस्टोल। अगर वेंट्रिकल डायस्टोल करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। अरे कोई चीज फैल रही है, वैक्यूम बन रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? और प्रेशर घटेगा तो उस प्रेशर को, भाई फैलने से ऊपर का ब्लड तो नीचे आ जाएगा क्योंकि वॉल्व खुल जाएंगे, पर नीचे का ब्लड ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही वॉल्व क्या हो जाएंगे? यानी जैसे ही सेमीलुनर वॉल्व बंद होते हैं कौन सी साउंड आएगी? सेकंड साउंड आएगी। क्या बोलेंगे सेकंड साउंड को? डब। पहली साउंड को क्या बोलेंगे? लब। यार गलत बात है, मैं अभी भी मोबाइल की बात कर रहा हूं तो मोबाइल में लगे पड़े, ठीक है? इसको, ये एडिक्शन है बेटा, इसको उठा करके बैग में स्विच ऑफ करके डाल लिया करो, साइलेंट करके डाल लिया करो। मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, मोबाइल कोई सिंबल नहीं है आपके एडवांस होने का, समझ रहे हो? इट इज अ सिंबल कि भाई आप बिल्कुल गधे हो, मशीन पर डिपेंड हो आप, रखो उसको उठा करके। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूं भाई, मैं स्टूडेंट नहीं हूं और मेरा मोबाइल बंद ही है, मैं उठाता नहीं हूं क्लास के अंदर, जब तक कोई इमरजेंसी कॉल ना आ जाए, मुझे दिख रहा है कि इमरजेंसी कॉल है, भागना है, ठीक है? समझ गए ना मेरी बात? और आपके घर में सबको पता है कि आप पढ़ने क्या पढ़ने गए हो, मुझे कॉल नहीं करना, आपने बता के रखा है कि मुझे इतने से इतने के बीच में कॉल नहीं करना। भाई मेरा बच्चा ही पढ़ रहा होगा तो मुझे पता है कि उस समय सब क्लास चल रही है, मैं कॉल नहीं करूंगा, कोई इमरजेंसी होगी तो मैं टीचर को कॉल करूंगा। नहीं आया क्या?
और टीचर का नंबर होता ही है घर पे, ठीक है। और तो आप दो ना, सिस्टम का नंबर दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो वो उनको कॉल कर लेंगे। समझ में आई या नहीं आई? पर आप जितनी देर क्लास में बैठे हो उतनी देर अपना पूरा फोकस यहीं पर ही होना चाहिए और कहीं डाइवर्ट मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब ये दो बात समझ में आ गई, लिख डालो तेजी से। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली साउंड सिस्टोलिक साउंड है डायस्टोलिक साउंड है, दूसरी साउंड सिस्टोलिक साउंड है डायस्टोलिक साउंड है। क्या सिस्टोलिक कौन सी है? दूसरी, दूसरी, हाँ मैं दूसरी पूछ रहा था, तुम सिस्टोलिक बोल रहे थे, ठीक है। लिख डालो फटाफट तेजी से। फर्स्ट साउंड को क्या बोलोगे? फर्स्ट साउंड एल यू बी। सेकंड को क्या बोलोगे? डी यू बी। पहली साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, किसकी क्लोज होने की वजह से? ए भी लिख दूं, कोई दिक्कत है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, अगला भाई सिस्टोलिक साउंड है पहले या डायस्टोलिक साउंड है? ये भी लिख लो, आपसे याद भी रहेगा, वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोलिक साउंड। वेंट्रिक्यूलर सिस्टोलिक साउंड, जबकि इसको क्या बोलोगे? वेंट्रिक्यूलर डायस्टोलिक साउंड। वेंट्रिक्यूलर डायस्टोलिक साउंड। वेंट्रिक्यूलर डायस्टोलिक साउंड। पहली साउंड की पिच, पिच बताओ जरा, ड्यूरेशन बताओ। पिच कम, ड्यूरेशन ज्यादा। तुम एक चीज और मेरी बात मान लो यार, सुबह सुबह चना और मूंगफली और मूंग की दाल भिगो के खाओ यार। मैं 2-3 दिन से खा के आ रहा हूँ इतना इतना, मैं मतलब पूरी एनर्जी रहती है, कोई थकान नहीं 3 बजे तक। मूंगफली तो बहुत बहुत फायदा करती है भाई। चना, मूंगफली और मूंग की दाल आती है सजी, बस 3 चीजें ले लो, और बादाम, 4-5 बादाम, बस ज्यादा नहीं। इतना सुबह उठो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास गैस हो तो उसको फ्राई, हल्का सा वो तेल और डाल के कर सकते हो, जिनको टेस्ट की प्रॉब्लम है। जिनको टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो वैसे ही खा लो उसको, बस इतना करके आ जाओ, तुम शाम तक हाई एनर्जेटिक रहोगे। बस 4 चीजें बोली हैं भाई, मूंगफली के दाने, मूंग की दाल, बादाम, ठीक है, और क्या बोला था? चना, ठीक है। इन चारों का थोड़ा थोड़ा लेकर के, एक कटोरी लेकर के इतना खा लो, बहुत बहुत एनर्जी रहती है। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, साथ में अगर कोई एक फ्रूट्स ले लो तो और मजा आ जाएगा। पर मैं सस्ती जुगाड़ बताता हूँ, ये सस्ती जुगाड़ है। समझ गए ना मेरी बात? 100-100 रुपए में 4 पैकेट आते हैं, बहुत चलेंगे वो। हाँ, अरे जो बता रहा हूँ, और क्या च्युइंगम खा रहा है? इधर आओ। अच्छा, पिच यहां पर क्या होगी, ज्यादा या कम? ड्यूरेशन क्या होगा? अब बताओ, कोई क्वेश्चन आ जाए छूटेगा? बस क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं आउट कर दिया है क्वेश्चन पहले ही। नीट वाले दें उससे पहले मैं दे दूंगा उसको, नहीं समझ में आई? कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कार्डियक साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। कार्डियक साइकिल, साइकिल का तो समझते हो, यहां से निकले कोचिंग से, ठीक है, घूम घाम करके वापस कोचिंग में आ गए, एक साइकिल पूरी हो गई तुम्हारी। रूट कोई भी लियो, पाथ कोई भी लिया, उससे मतलब नहीं है, पूरा घूम करके स्टेशन स्टेशन घूम घाम करके वापस यहीं आ गए। क्या डिस्प्लेसमेंट? अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो, बिल्कुल सही, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या हो गया? सिंगल साइकिल। कोई डाउट? अगर एट्रिया के अंदर मान लो, बोतल दे कोई एक, ये दे दे भाई, तो क्या होगा उसमें, क्या दिक्कत है?
नहीं नहीं, कोई नहीं, दोनों बोतल ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये कोई भी चैम्बर मान लो, एट्रिया मान लो, वेंट्रिकल मान लो। अरे नहीं समझ रहे हो ना, बोतल मत देखो, समझ लो ये एट्रिया है, समझ लो वेंट्रिकल है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ बाहर, रिलैक्सेशन हुआ वापस अंदर, सिंगल साइकिल पूरी नहीं हो गई भाई। ब्लड निकला और ब्लड वापस आ गया, एक साइकिल। फिर ब्लड निकला, फिर ब्लड वापस आ गया, दो साइकिल। एट्रिया की जगह मैं इसको वेंट्रिकल बोलूं तो सेम वहां पर भी तो यही होगा। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। यानी किसी भी मसल्स का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट रिलैक्सेशन क्या है भाई? चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तभी तो साइकिल पूरी हो रही है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ किसी भी मसल्स का, किसी भी चैम्बर का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक कार्डिक साइकिल है। हाँ या ना? बस इतनी सी बात बोल रहा हूं मैं तो। हाँ बेटा बोल। लब पहले लब आएगा, अभी समझाता हूँ, उसी में तो आ रहा हूँ मैं अभी कार्डिक साइकिल पर। अच्छा रुक रुक, रह गया कोई क्या? कितने रह गए? तू तो बहुत स्लो रहता है बेटा। भाई ये अब हार्ट साउंड की हेडिंग डाले है, तू लिख ले भाई। हाँ चलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ हाँ बेटा। सेमिनल वॉल से ना, कॉर्डी टेंडन नहीं अटैच नहीं है उससे। वो नहीं होगा क्योंकि उसके नीचे वेंट्रिकल नहीं है। वेंट्रिकल का प्रेशर पड़ता है तगड़ा, हाई प्रेशर से उसको बॉडी में भेजना है, तो वहां उल्टा जा सकता है वो। सेमिनल के नीचे कुछ है ही नहीं, आर्टरी है। समझ में आ गया? हाँ तो उसमें दिक्कत नहीं है, समस्या यहां है वेंट्रिकल के अंदर। चला रहे हो तो भाई तुम अपना देखो यार, ठीक है, पड़ोसी का कंपटीशन कम कर रहे हो। बस ये ध्यान रखो कि भीड़ है, उस भीड़ में तुम सबसे हटके बनोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे। पूरी इंडिया की भीड़ है, तुम्हें पता ही नहीं लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने वाले बहुत कम है, 10%। बहुत ज्यादा बोल दिया है, 10 से भी कम, ठीक है। तो वो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अपने इन बच्चों को मत देखा करो कि आसपास के बच्चे हैं हॉस्टल में मस्ती कर रहे हैं, लाओ हमारा कंपटीशन कम हो रहा है ना। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें सबसे हटके बनना है तभी काम बनेगा। आगे आ जाओ। कार्डिक साइकिल है क्या? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ सिंगल कार्डिक मसल्स, एट्रिया, वेंट्रिकल, कुछ भी लिख सकते हो। है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया बोल सकते हो, वेंट्रिकल बोल सकते हो, कार्डिक मसल्स बोल सकते हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? या ऐसे कह सकते हो, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। ये वो लाइनें लिख रहा हूं जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। 0.8 सेकेंड, या एक कार्डिक साइकिल में एक हार्ट बीट होती है, तो ऐसे ही पूछ सकता है ड्यूरेशन ऑफ सिंगल, हाँ 0.8, ड्यूरेशन ऑफ
सिंगल हार्ट बीट कितना होगा भाई? एक चैम्बर का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल। रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे? डायस्टोल। समझना। हो सकता है हम यहां पर बात कर रहे हैं एट्रिया की। किसकी? एट्रिया की। तो मैं आपसे पूछूं एट्रियल सिस्टोल ड्यूरेशन क्या होगा? टोटल 0.8 होना चाहिए। सिस्टोल ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है, और डायस्टोल कितना होगा फिर? 0.7 सेकेंड, तभी तो 0.8 होगा। टोटल कितना आ गया? 0.8 सेकेंड नहीं आ गया? ये अलग से ही पूछ सकता है एट्रिया का सिस्टोल ड्यूरेशन क्या होता है और डायस्टोल ड्यूरेशन क्या होता है। ऐसे वो पूछ सकता है वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का पूछेगा आपसे सिस्टोल ड्यूरेशन, तो कितना बताओगे? 0.3 सेकेंड। तो डायस्टोल ड्यूरेशन क्या होगा जरा बताओ? 0.5 सेकेंड। टोटल कितना आ गया? 0.8 सेकेंड। इसमें किसी को कोई डाउट है कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन के अंदर? सबसे पहले मैंने बताया किसी भी एक चैम्बर का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट रिलैक्सेशन एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होता है। तो एक चैम्बर उठा लो, एट्रिया उठा लो, एट्रिया का सिस्टोल 0.1, डायस्टोल 0.7, हो गया 0.8 सेकेंड, सिंगल कार्डियक साइकिल। वेंट्रिकल उठा लो, चलो वेंट्रिकल देख लेते हैं, 0.3, 0.5, हो गया 0.8, होगी सिंगल कार्डियक साइकिल। समझ रहे हो? और एक्चुअल में एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, मींस वन हार्ट बीट ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड। ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, पूछा हुआ है ऐसे। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? पक्का? ठीक है ना? अलग अलग अगर तुमसे पूछेगा तो अलग अलग बता दोगे ना? यहां तक कोई डाउट नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना? अब इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी मैं टाइम पीरियड को मैं साइकिल की फॉर्म में बना रहा हूं। दोनों चीज समझ में आ जाती है बच्चे को इससे। हाँ बेटा। हाँ हाँ, सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.1 है, ये मैं बता आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ ना, सब्र तो कर। पूरी कार्डियक साइकिल में सब ड्यूरेशन सब कुछ समझ में आएगा। तू आगे भगेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, साथ चलेगी एक एक चीज, तेरे एक एक डाउट क्लियर नहीं होगा, क्लास से बाहर मत निकलियो। अब देखो, हर चीज सिस्टम सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलोगे समझ में आएगी। डायरेक्ट सेंटेंस नहीं, पहले आप स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग करो, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब समझना, तुमसे कहूं मैं बेटा, मैं इस 0.8 को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं दो पार्ट में, 0.4 चलेगा क्या? तो इधर मैं 0.4 लिख दूं, इधर 0.4 को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, चलेगा क्या? यानी मैं ऐसे लिख दूं 0.1 और 0.3, कोई डाउट है? यानी 0.8 को मैंने ऐसे लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, मैं तुमसे यहां लिख रहा हूं, जैसे तूने पूछा ना, मैं यहां लिख रहा हूं एट्रियल सिस्टोल कितना है? 0.1। तो इस 0.1 के अंदर एट्रियल सिस्टोल होगा। सिस्टोल को मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, चलेगा क्या? ठीक है, तो 0.1 के बाद 0.3, 0.4 कितना हो गया? 0.7 हो गया ना? तो इस 0.7 में एट्रिया क्या करेंगे? डायस्टोल नहीं करेंगे? ये डायस्टोल कर रहे हैं, 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 डायस्टोल कर रहे हैं, वापस साइकिल पूरी हो गई। अब वेंट्रिकल की बात कर लो, मैं तुमसे कहूं कि एट्रियल सिस्टोल के बाद कौन सिस्टोल करेगा? वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। 0.3 है ना ड्यूरेशन, ऊपर वाली सर्किल के अंदर मैं अब वेंट्रिकल को सिस्टोल करा रहा हूं। वेंट्रिकल सिस्टोल ड्यूरेशन कितना होगा? 0.3 हो गया, 0.3।
अब मैं क्या कहूंगा कि भाई अब वेंट्रिकल क्या कर रहा है, यहां पर डायस्टोल कर रहा है। यहां तक आ गए, कोई डाउट? एक रिंग दिखा रही है एट्रिया को और एक दूसरी रिंग दिखा रही है उसकी ऊपर वाली वेंट्रिकल को। कोई भी रिंग उठा लो, 0.8 टोटल ड्यूरेशन लगेगा। ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद इसलिए, ठीक है? ओके, पक्का? अब मैं तुमसे कहूं कि इस 0.1 के अंदर क्या हो रहा है, 0.1 सेकंड में क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं? एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, पर वेंट्रिकुलर 0.3 में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल, सॉरी ऊपर वेंट्रिकल सिस्टोल, पर एट्रियल। ध्यान से देखो, इस 0.4 के अंदर क्या कोई सिस्टोल कर रहा है? 0.4 में कोई सिस्टोल नहीं हो रहा। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं। तो इसको हम जॉइंट डायस्टोल नहीं लिख देंगे? अभी वहां भी आ रहा है, एक एक चीज क्लियर होगी स्टेप बाय स्टेप। तो 0.1 में क्या हो रहा है, 0.3 में क्या हो रहा है, और 0.4 में क्या घटना घटित हो रही है, ये चीज समझ में आ गई सर। हमें दो तीन चीज समझ में आ गई कि सर कार्डिक साइकिल क्या होती है, समझ में आ गई। कार्डिक साइकिल में ड्यूरेशन की आपने बात की, एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल समझ में आ गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल टोटल 0.8 समझ में आ गया, 0.8 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया 0.1 में जब एट्रियल सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, डायस्टोल। 0.3 में जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो एट्रिया क्या कर रहे हैं, डायस्टोल। आप समझ रहे ना मेरी बात, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है? पक्का? और 0.4 एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई भी सिस्टोल नहीं कर रहा, दोनों डायस्टोल कर रहे हैं। सर ऐसा कैसा पॉसिबल है, एक भी सिस्टोल नहीं कर रहा, दोनों डायस्टोल कर रहे हैं, दोनों के अंदर ब्लड आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अब मैं समझाऊंगा अगला, समझना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, समझ रहे हो? जैसे जैसे ब्लड आता जाएगा किसके अंदर, एट्रिया के अंदर, प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से ये वाले वॉल्व खुल जाएंगे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे। खुलते ही ये ब्लड कहां आएगा, नीचे, अपने आप वेंट्रिकल, यानी अब एट्रिया भी बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे वेंट्रिकल भी बढ़ते जा रहे हैं, एट्रिया भी बढ़ते जा रहे हैं, वेंट्रिकल भी बढ़ते जा रहे हैं, एट्रिया भी बढ़ते जा रहे हैं और दोनों डायलेट कर रहे हैं। इसको क्या बोलोगे, जॉइंट डायस्टोल। समझना मेरी बात, ये भी डायलेट कर रहा है, ये भी डायलेट कर रहा है, ये वाला वॉल्व खुला नहीं है, सिर्फ प्रेशर की वजह से ये वाला वॉल्व खुला है, खुलने से कोई साउंड आती नहीं है, यानी जॉइंट डायस्टोल चल रहा है 0.8 सेकेंड में। कोई डाउट? जॉइंट डायस्टोल चल रहा है, वेंट्रिकल भरते जा रहे हैं, जैसे ही जॉइंट डायस्टोल का एंड होगा एट्रिया क्या करेगा, सिस्टोल। ड्यूरेशन 0.1 में तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा, बचा हुआ ब्लड भी नीचे आ जाएगा, यानी वेंट्रिकल पूरे भर जाएंगे, एट्रिया पूरे खाली हो जाएंगे 0.1 सेकेंड के अंदर। कोई डाउट? फिर वेंट्रिकल भर चुके हैं, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ चुका है, वेंट्रिकल फूले हुए टूटे टाइट, नहीं आया क्या? 0.1 के बाद वेंट्रिकल एकदम टाइट हो चुके हैं, मसल्स खिंच चुके हैं, भाई धनुष की जो कमान है ना खिंची हुई है, अब बारी आ गई छोड़ने की, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो वेंट्रिकल में क्या होगा, तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितनी देर में होगा, 0.3 सेकेंड। जितना वेंट्रिकल ज्यादा भरेगा, जितना वेंट्रिकल की वॉल पर प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा, उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। आया? और जितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ब्लड ज्यादा बाहर निकलेगा, इसी को तो बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो ब्लड बाहर निकलता है एक बार के कॉन्ट्रैक्शन में। जिसका वेंट्रिकल का साइज ज्यादा, ब्लड ज्यादा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो ज्यादा हो जाएगा, हाँ है ना? तो समझ में आ गया? तो जब प्रेशर बढ़ता है तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ में आ गया? प्रेशर फुल आ गया, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन कितना है, 0.3। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो इसमें तो डायलेशन चल रहा होगा ना ऊपर, हाँ है ना? तो डायलेशन चल रहा है इसके अंदर, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और खाली हो जाएंगे, डायलेट करेंगे, तो ये डायलेट कर रहे थे, ये भी डायलेट करना चालू कर देंगे, ये दोनों मिलके डायलेट करेंगे, ब्लड ऊपर का दोनों को नीचे आएगा, इसको जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। समझ में आई नहीं आई?
सारा खेल प्रेशर का है। प्रेशर कम होगा ब्लड आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा ब्लड जाएगा, प्रेशर कम होगा ब्लड आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा ब्लड जाएगा। ब्लड आ रहा है एट्रिया में, प्रेशर कम है, ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, प्रेशर कम है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर घटेगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिंपल। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर दोनों में प्रेशर कम होता है, सिस्टोल के टाइम पर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। सिस्टोल तभी होगा जब प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं आया क्या? धनुष की कमान खिंची हुई होगी, जब छूटेगी तभी छूटेगी जब प्रेशर खिंचा हुआ होगा, ज्यादा होगा। नहीं आई क्या? ये कंसेप्ट है, समझने पड़ेंगे इसको, हर जगह अप्लाई करना, कहीं क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी भी स्टैंडर्ड का। समझ गए ना? धनुष की कमान, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट है बेटा? हाँ या ना? हाँ बेटा, तेरे सामने पूरा पॉइंटेड बना हुआ है, कहीं दिख रहा है जॉइंट सिस्टोल? फिर वो चीज पूछो जो तुम्हें लग रही है लॉजिकल है, कुछ ही हवा में नहीं। मैं हर चीज जेन्युइन कंसेप्चुअल लेके चल रहा हूं, तुम्हारे सामने लेके चल रहा हूं, कोई हाइपोथेटिकल बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ, 0.4 सेकंड के लिए कौन खुल रहे हैं? क्यों खुल रहे हैं? 0 सेकंड में तो वो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, उससे पहले ही खुले हुए हैं, ऊपर का ब्लड नीचे आ रहा है ना। जॉइंट भाई, ये बॉल्व यहां से खुलना चालू होते हैं, खुले हैं खुले हैं खुले हैं खुले हैं, कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद भी खुले हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई डाउट? चलो, हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ, अरे कॉमन सेंस ही लगा रहा है, इतनी चीज के अंदर क्या हो रही है? पॉइंट वन में क्या हो रहा है, ये कोई पूछने का क्वेश्चन है? यहाँ एट्रियल तो क्या कर रहे हैं? सिस्टोल कर रहे हैं, कोई बता देगा। वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं ऊपर वाले? अब बंद खुला मैंने समझा दिया, ये समझ में आ रहा है? ये सर्किल से किसको बता रहे हैं, समझ में आ गया? अब यहाँ पॉइंट, यहाँ देखो इतने में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है पॉइंट 3 के अंदर, जरा बताओ। अरे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं ना भाई, तो एट्रिया क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इस पॉइंट 4 में क्या हो रहा है? जॉइंट, जॉइंट, कोई भी सिस्टोल नहीं कर रहा। बताओ इसमें क्या है? अरे आई नहीं आई? ऐसी नहीं आ गई, पूछूंगा अभी मैं, कल पूछूंगा खतरनाक क्वेश्चन, देखता हूं क्या किसके आई। कोई डाउट है यहां तक? अब मैं एक बस लास्ट स्लाइड ले रहा हूं, ये तो कल कराऊंगा, इसकी लास्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक लास्ट स्लाइड ले रहा हूं मैं। अगर मैं, समझना, चैप्टर कल ही एंड होगा ये, है ना? समझना, ये एक सर्किल खींचा हुआ है ना, अब तुम सारे क्वेश्चन लगा देना दिमाग में जो जो भी आ रहे हो, जिससे आ रहे हैं। इस पॉइंट समझने की कोशिश करना, इसको मैंने ऐसे खींचा, कोई डाउट? इसको मैंने ऐसे खींच दिया, कोई डाउट? इसको लिख रहा हूं मैं 0.1, इसको लिख रहा हूं 0.3, इसको लिख रहा हूं 0. मैं आपसे कहूंगा 0.1 में यहां पर क्या, अच्छा यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से, यहां क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट 3 से स्टार्ट होता है ना, यानी वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होने का मतलब है क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, यानी फॉर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? फर्स्ट साउंड। तो यहां पर क्या आएगी? फर्स्ट साउंड आएगी, फर्स्ट साउंड, लब। ठीक है, क्यों आएगी? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व। कोई डाउट? अब यहां पर कौन सी साउंड आएगी? सेकंड साउंड, सेकंड साउंड, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी
ल्यूनर वॉल। कोई डाउट? मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट और सेकंड साउंड के बीच का ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड साउंड। जरा आप ही बताओ, मैं नहीं बोलूंगा। 0 पॉइंट। कोई डाउट है किसी को? अब सेकंड साउंड के बाद 0.4 के अंदर क्या हो रहा है? जॉइंट डायस्टोल हो रहा है इसके अंदर। यहां पर जॉइंट डायस्टोल का क्या होगा? एंड होगा। और जॉइंट डायस्टोल के एंड पर आते आते क्या होते हैं? वेंट्रिकल भर रहे होते हैं जॉइंट डायस्टोल के अंदर। एट्रिया का ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है। जॉइंट डायस्टोल के एंड तक आते आते लगभग 70% वेंट्रिकल भर जाते हैं ब्लड से। ठीक है, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल। समझना, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल 70%। एनसीईआरटी में रखा है 70%। 70% का मतलब 2/3, 2/3 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2/3 वेंट्रिकल फिल बाय ब्लड। ठीक है, एक्टिवली या पैसिवली? कितने टाइम के अंदर? अगर आपसे पूछे पैसिव फिलिंग, ऐसे लिखता हूं, एक तो क्वेश्चन आएगा पैसिव फिलिंग ड्यूरेशन पूछेगा। पैसिव फिलिंग ड्यूरेशन कितना है? 0.4 सेकेंड। पैसिव फिलिंग पूछेगा जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। पैसिव फिलिंग का मतलब है जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहा है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल के एंड तक आते आते 70% वेंट्रिकल भर जाते हैं ब्लड से। 70% वेंट्रिकल भर जाते हैं। अब जैसे ही 70% वेंट्रिकल भरेंगे तो यहां क्या चालू हो जाएगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, समझ रहे हो? और यहां पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का क्या होगा? एंड। एट द एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट द एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के एंड पर आकर के समझना भाई, यहां तक 70% भर गए थे। जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो बचा हुआ ब्लड भी क्या आ जाएगा? तेजी से। पर इस बार जो ब्लड आ रहा है लगभग 30%, वो पैसिव फिलिंग है, एक्टिव फिलिंग है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है भाई। तो क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव फिलिंग। हाँ या ना? समझ गए ना मेरी बात? क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव फिलिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। कोई डाउट? पक्का? पीछे ये लिख रहा है क्या? समझ रहे ना बेटा? हाँ, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन रिमेनिंग, बचे हुए, रिमेनिंग बचे हुए कितना? रिमेनिंग 30%, लगभग 1/3। ठीक है, वेंट्रिकल फिल बाय ब्लड। ये एक्टिव फिलिंग है, पैसिव फिलिंग है? एक्टिव फिलिंग कहलाएगी। ड्यूरेशन कितना हो गया? 0.1 सेकेंड। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप बताओ क्या छूटेगा आपका? अब बता, तेरी समस्या सॉल्व हुई थोड़ी सी? थोड़ी सी। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अगर मैं तुझसे पूछूं, सेकंड रह गया ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बिटवीन। अब मैं पूछ रहा हूं सेकंड साउंड एंड फर्स्ट साउंड के बीच का ड्यूरेशन बताओ। ठीक है, सेकंड साउंड और फर्स्ट साउंड के बीच का ड्यूरेशन बताओ। ऐसा लग रहा है 0.3 पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि साइकिल ऐसे चल रही है। मतलब 0.5 सेकेंड। समझ गया ना मेरी बात? 0.5 सेकेंड। समझ रहे हो? तो पहली साउंड और दूसरे साउंड के बीच का ड्यूरेशन पूछेगा, दूसरी साउंड और पहली साउंड के बीच का ड्यूरेशन पूछेगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ कोई भी तुम्हारे दिमाग की कोई चीज बच रही है उसमें तो मुझे बताओ। पूछ लो अभी एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सामने सब कुछ बना हुआ रखा है। तो बाहर पूछते हो तो बना हुआ नहीं होता, फिर टाइम लगता है। सब चीज खुली है यहाँ पर।
एट्रिया के अंदर कंटिन्यू ब्लड आ रहा है 0.5 नहीं 0.7। एट्रियल सिस्टोल 0.1, 0.7 में कंटिन्यू क्या करेंगे डायस्टोल, जब तक डायस्टोल करेंगे ब्लड आता रहेगा एट्रिया के अंदर। फिर 0.1 में सिस्टोल, फिर 0.7 में धीरे धीरे डायस्टोल करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ब्लड आता रहेगा। ऐसी वेंट्रिकल पॉइंट सिस्टोल, 0.3 के अंदर सिस्टोल, रिमेनिंग 0.5 के अंदर क्या आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। इसमें कुछ टाइम ऐसा होगा जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में ब्लड आ रहा है, इसको ज्वाइंट डायस्टोल बोलेंगे। कोई डाउट? दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, गोली तोड़ाओ। हाँ यस, आर्ट्रिया का फिलिंग ड्यूरेशन ज्यादा है कंपैरेटिव वेंट्रिकल। और बताओ। हाँ सेमी ल्यूनर यहां पर ओपन हो रहा है, सॉरी क्लोज हो रहा है। मैंने ओपन लिख दिया है क्या? ड्यू टू क्लोजिंग, क्लोजिंग तो लिखा तो है, है? ये समझ में नहीं आया? सेकंड साउंड तो क्लोज होने की वजह से होगी। अच्छा ये 4 डब्बे वाला हार्ट है, यहां ब्लड आ रहा है, ये खुल गया क्योंकि ये ब्लड नीचे भी जा रहा है। अब नीचे वाले वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे 0.3 के अंदर, कांटेक्ट करेंगे सेमी खुल जाएंगे, हाँ या ना? खुलने से साउंड आती है क्या? अब 0.3 में कांटेक्ट कर गए, अब क्या करेंगे रिलैक्स करेंगे, डायलेट होंगे, जैसे ही डायलेट होंगे तेजी से ये बंद होंगे, तेजी से बंद होंगे कौन सी साउंड आ जाएगी? दूसरी साउंड आ जाएगी। ये बंद होंगे तभी तो जॉइंट डायस्टोल हो पाएगा, इसका ब्लड यहां आ रहा है ये नीचे जा रहा है, ये यहां आ रहा है यहां आ रहा है, ये क्लोज है नीचे। हाँ अब बताओ। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड तो ओपन है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही फिर ओपन ही है, 0.7 के लिए ओपन है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड तो। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड तो 0.7 मिनट के लिए ओपन है। और यहां पर क्या हुए, सॉरी हाँ यहां पर क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन हुआ, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल गए, खुल जाएंगे, समझ रहे हो? और खुलते ही ऊपर का एट्रिया का ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर, समझ रहे हो? हाँ अब तुम देखो 0.3 के अंदर 0.3 सेकंड के अंदर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होंगे, समझ रहे हो? फिर जॉइंट डायस्टोल चालू होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ जॉइंट डायस्टोल चालू होगा यहां से लेके यहां तक, तब तक वो खुले रहेंगे, मतलब जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर खुलेंगे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ये से याद रखो, ठीक है? और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर खुलेंगे सेमिल्यूनर वॉल, बाद बाकी टाइम में बंद रहेंगे। सिंपल सी याद, ऐसे याद रखो, ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे जा रहा है तो वॉल खुल रहे हैं, ठीक है? और बॉल बंद हो रहा है मतलब ब्लड नहीं जा रहा। ब्लड एट्रिया का वेंट्रिकल में कब जाएगा? जब एट्रियल सिस्टोल करेगा। यह कब जाएगा? जब जॉइंट डायस्टोल होगा, इसके अलावा तो ब्लड नहीं जाएगा ना। इतने टाइम पर आपका वॉल्व क्या होगा? खुलेगा। ऐसी सेमिल्यूनर वॉल्व की बात करते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व कब खुलेगा? ये कब खुलेगा? जब ये वाला ब्लड नीचे जाएगा, ये वाला ब्लड नीचे कितनी देर में आता है? 0.3 के अंदर, बाद बाकी टाइम पर सेमिल्यूनर बंद रहेगा। तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई कोई भी चीज डायलेट कर रही है मतलब प्रेशर कम है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है प्रेशर ज्यादा है। हाँ 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 हाँ, हमारा एट्रिया है 100 अंडर कुछ नहीं होता है। एट्रिया में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये टंकी है, इसके ऊपर दूसरी टंकी लगी हुई है, इस टंकी में छेद है, इसमें पानी डाल रहे हो नीचे भी जा रहा है, इसमें डाल रहे हो नीचे भी जा रहा है। उसको 100 नहीं कहते जितना भी ब्लड आता है, क्योंकि एक्चुअल में 100 से मतलब वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जब 100% फिल हो जाए, वो टाइम के हिसाब से फिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। 0.1 आते ही ऐसे नोड में जनरेट होगा, जितना ब्लड होगा नीचे चला जाएगा। वो आई नहीं आई? पर वो उतना ही होता है जितना उसमें आने की क्षमता होती है, मान सकते हो 100%। पर आप ये सोच के करोगे कि वो तब कॉन्ट्रैक्ट करेगा 100% फिल हो जाएगा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? हाँ हाँ, बस इतना 0.1 का टाइम आते ही कॉन्ट्रैक्ट, वही ड्यूरेशन है। 0.8 के बाद जैसे 0.1 आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चाहे थोड़ा ब्लड भराओ ज्यादा ब्लड भराओ, ब्लड भरने से मतलब नहीं है, टाइम के एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। हाँ अब बताओ।
दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? भाई कौन से बॉल की बात कर रही है? कौन सा? कस्पिड बॉल। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कस्पिड बॉल खुलेगा बंद होगा, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर खुलेगा बंद होगा। अरे जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर कस्पिड बॉल खुलेगा बंद होगा। तो टोटल कितने टाइम खुल रहा है? 0.1 खुल रहा है, 0.4 खुल रहा है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें बंद होगा ना भाई। तो जो इसमें भी मैं जोड़ के बताऊं, 0.4 इजिकल टू 0.1 इजिकल टू 0.5। तुम मैथ्स क्या वो कैसे करते हो? फिजिक्स फिजिक्स वाले सब तो ऐसे बाल पकड़ के अपने खींचते होंगे, ऐसे खींचते हैं क्या? ओ भाई चलो ठीक है, करो एंजॉय। हाँ क्वेश्चन मैंने आज भी लगाए हैं इसके अंदर, उनको जितने हो जाए कर लेना, ठीक है? जितने ना हो जाए वो कल सारे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, कल मैं ज्यादा क्वेश्चन दूंगा उसमें, ठीक है? कल बस बचा हुआ ईसीजी और हार्ट डिसऑर्डर। ईसीजी वाले क्वेश्चन आज मत लगाना, ठीक है? फिश में 2 चैम्बर थे।